बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए भाई, आज का हमारा टॉपिक है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन जो है उसको वो क्या होता है, वो कैसे होता है, उसके अंदर कौन कौन से फिनोमेना इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले देखें, मिसाल के तौर पर मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मालिक्यूल्स ऑफ गैस जो है वो मूव करते हैं। मालिक्यूल्स ऑफ गैस मूव करते हैं, इसी तरह मालिक्यूल्स ऑफ लिक्विड भी मूव करते हैं। मालिक्यूल्स ऑफ लिक्विड भी मिसाल के तौर पर आपके पास ये कंटेनर है, उसके अंदर लिक्विड आपने कोई भी रखा हुआ है। कुछ मालिक्यूल जो हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कम है और कुछ मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। बात ज़रा गौर से समझ लीजिएगा, मैंने क्या कहा है? कुछ की ज़्यादा। यूँ समझ लें कि सारे मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बराबर नहीं है। सम ऑफ देम हैव लोअर काइनेटिक एनर्जी एंड सम ऑफ देम हैव हायर काइनेटिक एनर्जी। अब जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम है वो स्लोली मूव करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हैं, और जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है वो फास्टर स्पीड के साथ मूव करते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर वो ये बताना चाह रहा है कि वो मालिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है वो मूव करते करते सरफेस पर आ जाते हैं। वो मूव करते करते, ये जैसे मैंने ये मालिक्यूल बनाया, बिल्कुल एट द टॉप ऑफ द सरफेस, सरफेस के टॉप पर आ जाते हैं, और फिर बिल आखिर वो सरफेस को छोड़कर एयर में चले जाते हैं। उस बिल आखिर सरफेस को छोड़कर उन मालिक्यूल्स का सरफेस को छोड़कर एयर में चले जाना इवेपोरेशन कहलाता है। मेरी बात समझ में आ गई? खुद ब खुद होगा ये, हम नहीं करवा रहे, आप इसको पकड़ कर नहीं रखेंगे, ना आप इसको मजबूर करेंगे, ना आप इसको, यानी कोई भी आप इसको प्रोसेस ऐसा नहीं है कि आप खुद करवा रहे हैं, ये खुद ब खुद हो रहा है। अब इसमें हो क्या रहा है कि खुद ब खुद मालिक्यूल जो है वो मूव करते करते सरफेस पर आ रहे हैं, और ख़ुद ब खुद जो है मूव करते सरफेस से एयर में जा रहे हैं, और इस तरह मालिक्यूल का सरफेस में जाना इवेपोरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? अब आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? आप इसको कहेंगे द स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ लिक्विड into vapors is called evaporation. क्लियर होगी बात? यानी कोई भी लिक्विड है, आप कोई भी पानी की बात कर लें, पेट्रोल की बात कर लें, बेंजीन, ईथर, किसी भी लिक्विड की बात कर लें, जब आप उसको रखेंगे उसके साथ बिल्कुल सेम प्रोसीजर यही होगा कि मालिक्यूल जो हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी वो नीचे रहेंगे, और जिनकी ज़्यादा होगी वो मूव करते करते टॉप पर आ जाएंगे। फिर बिल आखिर वो टॉप से निकल कर एयर में चले जाएंगे, और उनका एयर में जाना जो है वो इवेपोरेशन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? नीचे मैंने लिखा है इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। पहली बात मैंने की है कि ये प्रोसेस खुद ब खुद होने वाला है। क्या है? फिर मैंने बताया इट टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स, हर टेम्परेचर पे होगा ये। सर्दियों में भी इवेपोरेशन होगी, गर्मियों में भी होगी। टेम्परेचर जितना भी कम कर दें इवेपोरेशन होगी, टेम्परेचर कम कर दें इवेपोरेशन कम ज़रूर हो जाएगी, मगर आप रुकेगी नहीं इवेपोरेशन। मेरी बात समझ में आ गई? इवेपोरेशन की स्पीड कम हो सकती है लेकिन इवेपोरेशन रुक नहीं सकती। इसलिए आपने ये बात याद रखनी है कि टेक्स प्लेस एट, उसके बाद मैंने लिखा है इट इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। 7वें चैप्टर में हम एक्सो और एंडो का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, लेकिन आपने ये बात अभी से याद रख लेनी है कि ज़्यादातर ऑलवेज नहीं, ज़्यादातर जो एक्सोथर्मिक होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं वो, लेकिन ये एक वाहद प्रोसेस, इस तरह के और भी बहुत सारे प्रोसेसेस होंगे, ये सिंगल नहीं कह सकते। यानी ये एक टाइप ऑफ प्रोसेस है जो एंडोथर्मिक भी है और स्पॉन्टेनियस भी है। मेरी बात समझ में आ गई? इसलिए आपने ये बात याद रखनी है, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है,
ये स्पॉन्टेनियस है और ये हायर टेम्परेचर पे होता है। ये क्लियर होगी बात। अगली बात, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। राइट, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। नंबर 1 टेम्परेचर, सरफेस एरिया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, नंबर 4 चले नेचर ऑफ लिक्विड कह लें। अब हम इनको जब एक्सप्लेन करते हैं तो सबसे पहले ज़रा टेम्परेचर पर देख लें। ये वो फैक्टर्स हैं जिनसे एवेपोरेशन अफेक्ट होगी, कम होगी या ज़्यादा होगी, इसके ऊपर हमने फोकस करना है। सबसे पहली बात देख लें, हमारे पास टेम्परेचर है। आपको पता है गर्मियों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं और सर्दियों में देर लगती है। इसका मतलब गर्मियों में एवेपोरेशन ज़्यादा है और सर्दियों में एवेपोरेशन, गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा है, सर्दियों में टेम्परेचर। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगी, टेम्परेचर कम करेंगे इवेपोरेशन। अब हमने इस बात को एक्सप्लेन करना है कि कैसे। देखें, आपने ये पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 में कि टेम्परेचर इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट की जब आप टेम्परेचर देंगे तो आपको पता है मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ऐसे ही है। जब आप टेम्परेचर देंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बोलो, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा स्पीड से मूव करेंगे। यूं समझ लें, वो जो ज़्यादा एनर्जी है वो बहुत सारे मॉलिक्यूल की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी और बिल आखिर ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल जो हैं वो सरफेस से बाहर जाना शुरू हो जाएंगे और अल्टीमेटली जो है इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाएगी। अल्टीमेटली इवेपोरेशन क्लियर। ये बात आपने ज़हन में रख ली कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। अगर कोई बंदा पूछे कि ऐसे कैसे होगा तो आप ये बता सकते हैं कि जब हम टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी भी, तो फिर अल्टीमेटली उनकी जो कैपेबिलिटी है सरफेस से बाहर निकलने की वो ज़्यादा हो जाती है और फिर बिल आखिर जो है इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर। अब हम बात करते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जो है इस इवेपोरेशन के केस में वो एरिया है, वो जगह है जहां से मॉलिक्यूल ने निकल कर बाहर जाना है। वो एरिया, वो जगह जहां से मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड ने निकल कर कहां जाना है, बाहर जाना है। क्लियर होगी बात। मिसाल के तौर पर देखिए, ये हमारे पास ये सरफेस है, फर्ज करें ये सरफेस है। मेरी बात क्लियर हो रही है? समझ ले, इस जगह से मॉलिक्यूल ने बाहर निकल कर जाना है। इसका मतलब अगर आप सरफेस एरिया बड़ा कर देंगे, सरफेस एरिया बड़े मुंह वाला बर्तन ले लेंगे, खुला बर्तन ले लेंगे, बड़ा बर्तन ले लेंगे, तो अल्टीमेटली मॉलिक्यूल्स को, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स को बाहर निकलने का मौका मिलेगा। मॉलिक्यूल्स को, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स को बाहर निकलने का मौका मिलेगा। तो देन इवेपोरेशन विल बी इंक्रीज्ड, फिर इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर। इसका मतलब यह है कि इफ द सरफेस एरिया इज लार्ज then more and more molecules will have chances, more and more molecules will have to escape out, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल को बाहर निकलने का मौका मिलेगा, तो अल्टीमेटली इवेपोरेशन ज्यादा होगी। क्लियर। एंड वाइस वर्सा, मतलब उलट इसके बाद क्या कि अगर सरफेस एरिया स्मॉल होगा इवेपोरेशन कम होगी और फिर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकलने का मौका कम मिलेगा। क्लियर। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नेचर को तकरीबन एक ही फैक्टर में हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। पहले मैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात कर लेता हूँ। देखें, मिसाल के तौर पर ये मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल के साथ उसके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इस मॉलिक्यूल ने जब बाहर निकलना है तो ये जो दरमियान में फोर्स है उसको तोड़ कर बाहर निकलना है।
जब मॉलिक्यूल ने बाहर निकलना है तो इस फोर्स को तोड़कर बाहर निकलना है। इसका मतलब अगर ये फोर्स स्ट्रांग होगी, अगर ये फोर्स, तो अल्टीमेटली मॉलिक्यूल्स को बाहर निकलना मुश्किल होगा। मॉलिक्यूल्स के लिए बाहर निकलना मुश्किल होगा। मेरी बात क्लियर हो रही है? इफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रांग देन इवेपोरेशन इज लेस। वाई? बिकॉज द अट्रैक्टिंग कैपेबिलिटी जो है मॉलिक्यूल्स की आपस में वो ज्यादा है, और मॉलिक्यूल को एस्केप करने के लिए, बाहर निकलने के लिए दिक्कत आएगी, डिफिकल्टी आएगी। इसलिए फिर इवेपोरेशन क्या होगी? कम होगी। क्लियर? इसी सेंस में मैं आपको बता देता हूं, यही नेचर है। नेचर भी यही है कि कुछ लिक्विड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं और कुछ में स्ट्रॉन्ग है। मैं मिसाल देता हूं आपको। आप पेट्रोल और पानी का एग्जाम्पल दे दें। देखें, पेट्रोल आप इधर रखें, फौरन 10 मिनट के बाद उड़ जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। क्यों इवेपोरेट होगा? पेट्रोल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं। कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी पेट्रोल में? लंदन फोर्सेस। कौन सी फोर्सेस होंगी? क्योंकि पेट्रोल के जो मॉलिक्यूल हैं वो नॉन पोलर हैं और उनमें लंदन फोर्सेस होंगी। एंड लंदन फोर्सेस आर many times weaker as compared to हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू लंदन फोर्सेस। क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। इसके बाद एक सवाल आता है यहां से, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। ये मतलब ऐसा क्यों है? देखें, अब इसको ज़रा समझना है। हमने क्या कहा? हमने कहा कि जब मॉलिक्यूल्स की एनर्जी डिफरेंट है तो हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल सरफेस पर आकर सरफेस को छोड़कर चले जाते हैं। मेरी बात क्लियर? हाई एनर्जी मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़कर, और जो बाकी बचने वाले मॉलिक्यूल हैं उनकी एनर्जी कम है। यूं समझ लें, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स लीव द सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड रिमेनिंग मॉलिक्यूल विच आर लेफ्ट बिहाइंड आर ऑफ लो एनर्जी। जो मॉलिक्यूल बाकी बच गए हैं, जो पीछे पड़े हैं, उनकी एनर्जी क्या है? लो है। मेरी बात क्लियर? अब आपको पता है, इसका मतलब अगर इधर एनर्जी लो है तो इधर एनर्जी बाहर से हीट जो है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव करेगी। जब अंदर एनर्जी लो है तो बाहर से हीट हायर टेम्परेचर से मूव करेगी टू द, जब लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट मूव करेगी तो आपको पता है सराउंडिंग में फिर टेम्परेचर गिर जाएगा, फॉल कर जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब बाहर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वहां कूलिंग पैदा हो जाएगी। वहां पर इसकी मिसाल ऐसे देख लें, समुंदर के करीब या दरिया के करीब इवन टेम्परेचर कम होता है, समुंदर के करीब तो और ज़्यादा कम होता है। समुंदर के करीब टेम्परेचर क्या होता है? लो होता है। उसकी वजह यही है कि इवेपोरेशन हो रही है, मॉलिक्यूल निकल कर बाहर जा रहे हैं, और बाहर से जो है हाई टेम्परेचर से हीट मूव करती है टू द लोअर, यानी सिस्टम के अंदर, और सराउंडिंग के अंदर जो है टेम्परेचर फॉल कर जाएगा। क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। इसी से मुतल्लिक़ एक दो सवाल आते हैं, वो ज़रा समझ लीजिए। मसलन एक सवाल ये आता है, कह रहा है कि जब हम बाथ लेकर आते हैं, नहा कर आते हैं गर्मियों में, तो हमें फ़ैन के नीचे बैठकर कूलिंग फील होती है। ऐसा कभी फील किया आप लोगों ने? उसकी वजह क्या है? एक सवाल ये एग्ज़ाम में कई दफ़ा है कि आफ्टर बाथ अंडर द फैन ऑफ या अंडर द फैन वी फील कूलिंग, हमें ठंडक महसूस होती है। वाई? देखें, जब हम नहा कर आते हैं हमारे बॉडी पर पानी होता है, वाटर होता है, ठीक है। जब हम आकर पंखे के नीचे बैठते हैं तो वहाँ से इवेपोरेशन होती है, मॉलिक्यूल्स बॉडी से निकल कर बाहर जाते हैं। जब मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे तो अल्टीमेटली लो एनर्जी की वजह से हमारे जिस्म को ठंडक महसूस होगी। क्लियर होगी बात? कि जब हम पंखे के नीचे बैठते हैं तो हमारे बॉडी से इवेपोरेशन होना शुरू हो जाती है, जो पानी है
वो निकल निकल कर हवा में जाना शुरू हो जाता है। तो फिर हमारी बॉडी पर लो एनर्जी के मालिक्यूल लेफ्ट बिहाइंड हो जाते हैं, यानी कि उसकी वजह से जब हाई एनर्जी के मालिक्यूल इवेपोरेट करेंगे तो हमारी बॉडी को कूलिंग फील होगी, हमारी बॉडी को कूलिंग फील होगी। यहाँ पर एक और बात है, वो ये है, कहता है मिट्टी के बर्तन जो हैं उसके लिए यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल करता है अर्थनवेयर्स। क्या? अर्थनवेयर्स, EAR, अर्थनवेयर्स। मिट्टी के बर्तन जैसे घड़ा है, पिक्चर, उसके अंदर कह रहा है पानी ठंडा रहता है। कभी एक्सपेरिमेंट किए? अर्थनवेयर जो है, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, इसमें पानी ठंडा इसलिए रहता है कि ये पोरस मटेरियल है। आपने देखा है जो मिट्टी का बर्तन होता है वो पोरस होता है, उसमें बारीक बारीक सुराख होते हैं ना नज़र आने वाले, आम आँख से नज़र नहीं आते, लेकिन उसमें इतने माइक्रो किस्म के सुराख होते हैं, होल्स होते हैं, उन होल से इवेपोरेशन होती रहती है। क्या होती रहती? जब इवेपोरेशन होगी तो फिर जो बाकी मालिक्यूल्स हैं वो लो एनर्जी के बाकी बचेंगे, तो अल्टीमेटली उसकी वजह से जो है पानी, जो बाकी बचने वाला पानी है वो ठंडा हो जाएगा। क्लियर? कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लें। शाबाश। अगला हमारा टॉपिक है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर को मैं आपको समझा देता हूं। आपके पास एक बर्तन है, उसमें आपने लिक्विड रख लिया, ठीक है? वेपर प्रेशर को समझने के लिए तवज्जो करें। पहले वेपर प्रेशर को समझने के लिए सबसे पहले आपको इवेपोरेशन की समझ आ जानी चाहिए। इवेपोरेशन जो है उसकी आपको समझ आ गई। क्या समझ आएगी? लिक्विड का वेपर्स में चेंज होना इवेपोरेशन कहलाता है। ऐसा ही है? मसलन ये लिक्विड है, इसका इधर जाना, वेपर्स में वेपर्स की शक्ल में जाना, वेपर्स की फॉर्म में जाना इवेपोरेशन कहलाता है। अब यहाँ पर वो ये कह रहा है कि जब हमने वेपर प्रेशर को स्टडी करना है तो हमने एक बर्तन बंद कर दिया, क्लोज्ड कंटेनर ले लिया। क्या कर लिया? उस क्लोज्ड कंटेनर के अंदर हमने लिक्विड रखा, ठीक है? इवेपोरेशन फिर भी बंद नहीं हुई। अब इवेपोरेशन कैसे हुई? क्योंकि बाहर से तो बंद है, अब मालिक्यूल यहाँ से निकलकर हवा में तो नहीं जा सकते, लेकिन यही मालिक्यूल यहाँ से निकलेंगे और छत जो है, जो उसका टॉप है किसका? बर्तन का, उधर जाके जमा होना शुरू हो गई। मेरी बात क्लियर हो गई? अब क्या हुआ? मालिक्यूल्स ऑफ लिक्विड जो हैं सरफेस से निकलकर एट द टॉप ऑफ द कंटेनर जो है वहाँ जाकर अक्यूमुलेट होना शुरू हो गए, जमा होना शुरू हो गए। ओके? अब जब वहाँ जाकर जमा होना शुरू हो गए तो फिर अब क्या होगा? अगला प्रोसेस क्या होगा? आपको पता है ये जो वेपर्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं सिमिलर होती हैं गैस की तरह। किस तरह होती है? ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में टकराएंगे, आपस में टकराएंगे, एक दूसरे के साथ टकराएंगे, दीवारों के साथ टकराएंगे, बर्तन की दीवारों के साथ टकराएंगे। ज़रा समझ लें इस बात को। देखें ये किधर किधर टकराएंगे? आपस में, इधर इस साइड पर और एट दिस साइड। मेरी बात क्लियर? यानी ये जो वेपर्स के मॉलिक्यूल हैं वेपर्स विल कोलाइड, या मॉलिक्यूल्स एट द टॉप ऑफ द सरफेस जो प्रेजेंट हैं, they will collide among themselves with the walls of the container as well as with the surface of liquid, as well as with the, यानी दीवारों के साथ भी टकराएंगे,
आपस में भी टकराएंगे और लिक्विड की सरफेस के साथ भी टकराएंगे। और कह रहा है ये चांस है कि दे कैन बी रीकैप्चर्ड बाय द लिक्विड, वो दोबारा लिक्विड में आकर फंस जाएं, बाहर ना निकल सकें। जैसे वो कभी आप लोगों ने देखा होगा, पानी में खड़े होकर बच्चे पत्थर मारते हैं ऐसे, एक तालाब के पास खड़े होकर ऐसे, अक्सर क्या होता है पत्थर बाहर निकल जाता है। कभी देखा एक्सपेरिमेंट बच्चों को? मतलब एक तालाब के एक किनारे पे खड़े होकर एक पत्थर मारते हैं, वो जो पत्थर है वो बीच में से निकलकर बाहर चला जाता है, पानी से होकर बाहर जाता है, और सम टाइम वो नहीं भी निकल पाता, बीच में ही गिर जाता है। ये वो बात कर रहा है कि मॉलिक्यूल आया, हो सकता है टकरा कर वापस चला जाए, और हो सकता है वो यहां पर ही फंस जाए। अगर वो यहां पर फंस जाए, रिकैप्चर हो जाए, तो इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। आप क्या कह सकते हो इसको? रिकैप्चरिंग ऑफ द वेपर मॉलिक्यूल्स बाय द लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। रिकैप्चरिंग ऑफ द वेपर मॉलिक्यूल्स या वेपर्स, रिकैप्चरिंग ऑफ द वेपर्स का रिकैप्चरिंग होना बाय द लिक्विड या सरफेस ऑफ लिक्विड या ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इसका मतलब दो प्रोसेसेस चल रहे हैं यहां पर, एक मॉलिक्यूल का नीचे से ऊपर जाना और ऊपर से नीचे आना। यानी आपके पास दो प्रोसेसेस हैं जो साइड बाय साइड चल रहे हैं, एक इवेपोरेशन और दूसरा, वो कह रहा है ये प्रोसेसेस साथ साथ चलेंगे, और एक ऐसी स्टेज आएगी, एक ऐसी जब रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट मीन स्पीड ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू द, जब इवेपोरेशन की रेट कंडेंसेशन की रेट के बराबर होगी, उस वक्त ये जो वेपर प्रेशर लगाएंगे उसको वेपर प्रेशर कहेंगे। दोबारा सुन लें, पहली बात ये समझ लें, नीचे से मॉलिक्यूल का ऊपर जाना इवेपोरेशन, और ऊपर से वापस ट्रैप होना, ये दोनों स्टेजेस साइड बाय साइड चलेंगी। दोनों जो स्टेट्स हैं वो दोनों प्रोसेसेस साइड बाय साइड चलेंगे, और एक स्टेज आएगी जब रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू द, याद रख लें इस स्टेज को इक्विलिब्रियम स्टेज कहा जाता है। इस स्टेज को, किस स्टेज को? जब रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर होती है, जब रेट ऑफ इवेपोरेशन, उस स्टेज को इक्विलिब्रियम स्टेज कहा जाता है, और उस स्टेज पर जो वेपर्स का प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर कहलाएगा। क्लियर? अब आप इसको मुख्तलिफ तरीकों से लिख सकते हैं। मैंने जो आपको बताया है, द प्रेशर एक्सर्टेड, एक्सर्टेड क्या होता है? बोलो, लगाना, बाय वेपर्स व्हेन रेट ऑफ कंडेंसेशन is equal to the rate of evaporation। ऐसे ही है? क्लियर? और आपको मैंने बताया है ये स्टेज जो है इक्विलिब्रियम स्टेज कहलाती है। यानी इस स्टेज पर क्या होगा, आपके जो वेपर्स हैं, आपका जो लिक्विड है वो इक्विलिब्रियम में होगा विद वेपर्स। क्लियर? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। ओके हो गया? इसके ऊपर फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स इसके ऊपर अफेक्ट करते हैं? टेम्परेचर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस,
साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, नेचर ऑफ लिक्विड तकरीबन एक ही चीज़ है, उसी में आ जाएगा, बल्कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल भी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज में ही आएगा। लेकिन एनी हो, मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ, टेम्परेचर कम होगा तो इवेपोरेशन कम होगी, जब इवेपोरेशन कम होगी तो नीचे से ऊपर कम मॉलिक्यूल जाएंगे। अब जब रेट के बराबर होने से मुराद क्या है वो ज़रा समझ लें। मसलन फ़र्ज़ करें यहाँ से कुछ स्टूडेंट्स के दो ग्रुप बना लेते हैं रैंडमली। अब हम कह देते हैं कि जिसका जिधर दिल चाहता है वो उधर भाग के उस ग्रुप में हो जाए। अब होता क्या है, कोई 15-20 एक साइड पे चले जाते हैं, 10 एक साइड पे चले जाते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? ये दो ग्रुप बन गए हैं 20 और 10 के। अब हम क्या करते हैं, अब देखें 20 और 10 की तादाद बराबर नहीं है, एक तरफ 20 लोग हैं, एक तरफ 10 लोग हैं। अब हम क्या करते हैं, इधर से दो लोग एक स्पीड से भागते हैं, उधर आ जाते हैं, उधर से दो लोग भागते हैं एक ही स्पीड से, यानी यूं समझ लें दोनों तरफ से स्पीड बराबर हो रही है। एक ग्रुप से निकलकर लोग उधर आ रहे हैं और उधर से निकलकर, इससे तादाद को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। क्या हो रहा है? क्योंकि दोनों तरफ से रनिंग स्पीड सेम है, इसलिए दोनों तरफ जितनी तादाद है वो उतनी ही है। तादाद दोनों तरफ बराबर नहीं है कि बराबर है? बराबर नहीं है, वो कांस्टेंट है, वो जितनी भी थी उतनी होगी, लेकिन रेट बराबर है, दोनों तरफ आने जाने की स्पीड बराबर है। यही वो बात है जिसको हम इक्विलिब्रियम स्टेज कहते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेज पर लिक्विड के मॉलिक्यूल की तादाद वेपर के बराबर नहीं होती। लिक्विड के मॉलिक्यूल की तादाद वेपर्स के बराबर नहीं होती। हाँ, बराबर क्या होता है? लिक्विड से वेपर में जाने वालों की तादाद और वेपर से, यानी इधर से स्पीड बराबर है, इसलिए हम इसको इक्विलिब्रियम स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? अब अगर ऐसा लिक्विड ले लें जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, आपको पता है ढेर सारे मॉलिक्यूल वेपर में चले जाएंगे शुरू में ही। इक्विलिब्रियम स्टेज आने से पहले इक्विलिब्रियम स्टेज आने से बहुत सारे इधर वेपर्स चले जाएंगे। इसका मतलब यह है कि वेपर्स बढ़ जाएंगे। बोलो, जब वेपर्स बढ़ेंगे तो फिर अल्टीमेटली जो है वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। क्लियर? अगर इंटरमॉलिक्यूलर, बिल्कुल उसी तरह इवेपोरेशन की तरह, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं तो वेपर प्रेशर कम होगा। लाइक पेट्रोल का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा एक ही टेम्परेचर पर। मसलन फ़र्ज़ करें 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप वेपर प्रेशर कैलकुलेट करते हैं तो पेट्रोल का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा और पानी का कम होगा, वाटर का कम होगा। क्यों कम होगा? पेट्रोल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वीक हैं और पानी में स्ट्रॉन्ग है। क्लियर? टेम्परेचर की बात कर लें, टेम्परेचर भी इवेपोरेशन की तरह है। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर, जैसे जैसे टेम्परेचर ज्यादा करते जाएंगे वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। टेम्परेचर कम करते जाओगे वेपर प्रेशर। क्लियर? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, साइज ऑफ मॉलिक्यूल भी बिल्कुल उसी तरह है कि जिनका साइज बड़ा होता है उनमें लंदन फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं। जिनमें लंदन फोर्सेस स्ट्रांग होंगी उनका वेपर प्रेशर कम होगा। फोर्सेस वही चीज है ना, लंदन फोर्सेस हूं या इंटरमॉलिक्यूलर, एक ही बात है। अगर फोर्सेस स्ट्रांग है तो वेपर प्रेशर कम है। अगर लंदन फोर्सेस हैं या कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, अगर फोर्स वीक है तो वेपर प्रेशर ज्यादा है, अगर फोर्स स्ट्रांग है तो वेपर प्रेशर कम है। क्लियर? तो इसका मतलब जो बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी इवेपोरेटिंग कैपेबिलिटी कम होती है, उनकी इवेपोरेटिंग कैपेबिलिटी कम होती है। क्लियर होगी बात? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। मैंने कहा है कि अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं, क्या है? तो उनकी इवेपोरेटिंग कैपेबिलिटी कम है। उनकी इवेपोरेटिंग कैपेबिलिटी कम है तो फिर उनका वेपर प्रेशर भी कम होगा, उनका वेपर प्रेशर भी। यहां पर एक आखिरी जो पॉइंट रह गया है वो है सरफेस एरिया एंड अमाउंट ऑफ लिक्विड।
हम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कर लो। चलो हम ये बात कर रहे हैं कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, इनका कोई इफेक्ट नहीं होता किस पर? वेपर प्रेशर पर। बड़ा अहम सवाल है, कई दफ़ा ये बोर्ड में आया है कि सरफेस एरिया का कोई इफेक्ट नहीं होता किस पर? वेपर प्रेशर पर। आप ज़रा समझ लें क्यों नहीं होता। मसलन अगर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकलने के लिए ज़्यादा जगह मिल गई है तो वापस टकराने के लिए भी उनको ज़्यादा जगह ही मिली है। मेरी बात क्लियर हो रही है? क्या कहा मैंने? मसलन अगर फ़र्ज़ करें इतना एरिया है तो इसमें से ज़्यादा मॉलिक्यूल बाहर चले गए, तो जब वो वापस टकराएंगे तो टकराने के लिए भी उनके लिए बराबर एरिया है, ज़्यादा एरिया है। तो इसका मतलब अगर नीचे से मॉलिक्यूल ऊपर ज़्यादा जा रहे हैं तो ऊपर से भी नीचे ज़्यादा आएंगे। समझ आ गई? इसीलिए सरफेस एरिया छोटा हो या बड़ा हो, वेपर प्रेशर पर कोई असर नहीं होता। वेपर प्रेशर पर कोई असर नहीं होता। क्लियर हो गई बात? कोई कंफ्यूजन है? अब ये तकरीबन इसमें से शॉर्ट ही आते हैं ज़्यादातर अभी तक जो आपने पढ़ा है। इवेपोरेशन, व्हाट इज़ इवेपोरेशन, फिगर बनाएंगे, इसके बारे में ये बातें लिखेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या है, इसके ऊपर इनके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, अर्थनवेयर्स, और ये जो मैंने 2 सवाल यहाँ पर बताए थे। और वेपर प्रेशर क्या है, व्हाट इज़ वेपर प्रेशर, और वेपर प्रेशर जो है उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स हैं, और सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो है उसका अफेक्ट क्यों नहीं होता। ये था, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। तो इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है मेजरमेंट पढ़ेंगे उसकी। ठीक है।